हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? आप लोग सोच रहे होंगे कि आज थंबनेल पर नीले राहुल गांधी क्यों बने हुए हैं। भैया ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं देश को। 2029 का जब चुनाव लड़ा जा रहा होगा तो ऐसा ना हो चुनाव प्रचार में आप लोग राहुल गांधी को पहचाने ना। वो इस मारे क्योंकि उस समय तक राहुल गांधी बिल्कुल नीलकंठ की तरह नीले हो चुके होंगे, आलोचना सुनते सुनते और गालियां खाते खाते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राहुल गांधी जी ने जो घटक दलों की बैठक हुई है उसमें खुद ये बात बोली है। अब मजेदार बात यह है उस बैठक में क्या बोला है ये बाद में बताता हूं। राहुल गांधी जी को यह भी याद नहीं रहता कि उस बैठक में कुछ सेकंड पहले उन्होंने क्या बोला है, उसको अभी संक्षेप में आप लोगों को बाद में बताता हूं। हुआ ये कि जो ये बैठक हुई ये बिल्कुल गोपनीय हुई। ये कहा गया कोई मोबाइल लेके भी नहीं आएगा, मीडिया भी अलाउ नहीं होगा। विपक्ष ने कहा ठीक है भैया नहीं होगा, कोई बात नहीं। जब वो गोपनीय बैठक हो गई तो अगले दिन राहुल गांधी ने उस बैठक में क्या बोला 9 मिनट का वीडियो पब्लिक डोमेन में डाल दिया, सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब विपक्ष कह रहा है कि भैया हमने भी कुछ बोला था, तो राहुल गांधी कह रहा है नहीं नहीं नहीं, देश के लिए सुनना उतना ही जरूरी है जितना मैंने बोला था। अब नीले क्यों बने हैं? राहुल गांधी ने खुद बोला है कि मैं गालियां खाने को तैयार हूं, आलोचना झेलने को तैयार हूं। 2004 में मैं सांसद बना था, अब 2026 हो गई है। 22 साल बाद मुझे ये समझ में बात आ गई है कि मुझे गालियां खानी चाहिए और मुझे उनको बर्दाश्त करना चाहिए। उन्होंने ये तो नहीं बोला कि मैं इसी लायक हूं कि मुझे गालियां खानी चाहिए। तो साहब उन्होंने अपनी बात यहां से शुरू करी कि कांग्रेस पार्टी एक रेजिस्टेंस मूवमेंट था, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। गांधी जी ने भी कहा था कि भैया ये एक रेजिस्टेंस मूवमेंट था, आजादी मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी को डिसॉल्व कर देना चाहिए था। तो राहुल गांधी से मैं ये पूछता हूं कि अगर ये एक रेजिस्टेंस मूवमेंट था तो फिर आपके पंडित नेहरू ने आजादी मिलने के बाद इसको डिसॉल्व क्यों नहीं किया प्रधानमंत्री बनने की लालच में? इसका जवाब देश को जरूर दे दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, गोपनीय मीटिंग जब पब्लिक डोमेन में आई गई है तो हम भी उस पर वीडियो बना सकते हैं। राहुल गांधी ने अपने घटक दलों से बोला है कि भाजपा के खिलाफ बहुत आक्रोश है, लोग भाजपा से नफरत कर रहे हैं, बहुत ही उदासीन माहौल है, हम लोग भाजपा को बहुत आसानी से हरा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि कोई ये कहे कि इंडिया की क्रिकेट टीम बिल्कुल बेकार हो चुकी है, निष्क्रिय हो चुकी है, अनप्रोफेशनल हो चुकी है, ना बॉलर बचा है, ना फील्डर बचा है, ना बैट्समैन बचा है, हराना बहुत आसान है। लेकिन इंडिया की टीम को हराने के लिए कुछ प्लेयर हमको पाकिस्तान से लेने पड़ेंगे, कुछ ऑस्ट्रेलिया से, कुछ न्यूजीलैंड से, कुछ वेस्ट इंडीज से, कुछ श्रीलंका से, कुछ इंग्लैंड से। जब हम सब मिल के टीम बनाएंगे तभी हम इंडिया को हरा पाएंगे। ये दूसरी बात राहुल गांधी ने बोली है। उसके बाद राहुल गांधी ने एक बात ये बोली जो हमेशा बोलता है कि साहब इस टाइम जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो हाईजैक हो चुके हैं। जुडिशरी हाईजैक हो गई है, एग्जीक्यूटिव हाईजैक हो गई है, न्यायपालिका हाईजैक हो गई है, इलेक्शन कमीशन हाईजैक हो गया है। एक हफ्ते पहले इसने ये बोला था कि ये सारे लोगों के जो हेड हैं, इवन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो मुझे मैसेज कर करके बताते हैं कि अंदर कितना बुरा हाल है। फिर ये भूल गया कि कुछ दिन पहले इसने क्या बोला था और घटक दलों की बैठक में इसने क्या बोला है। उसके बाद इसने ये बात बोली, नाम लेके समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी का नाम लेके बोली कि आप लोगों को पता नहीं कि आप लोग अभी पुरानी राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कितनी जल्दी जल्दी अपना रूप बदल रही है और आप लोग उसके साथ चल नहीं रहे हैं। तो जब मैंने देखा कि जब ये राजनीति रूप बदल रही है और ये जो क्षेत्रीय लीडरशिप है, जो पार्टियां हैं, ये समझ नहीं रही हैं कि अब राजनीति कैसे करें, तो मैंने देखा ये देख लूं कि लोकसभा में जहां ये लोग मिल के चुनाव लड़े थे वहां किसकी कितनी सीट आई थी। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े थे, तो समाजवादी पार्टी की आई थी 37 और कांग्रेस की आई थी 6। बिहार में लोग मिलकर चुनाव लड़े थे तो आरजेडी की आई थी 4 और कांग्रेस की आई थी 3। और टीएमसी वेस्ट बंगाल में टीएमसी की आई थी 29 और कांग्रेस की आई थी 1। तो जो 6 और 3 और 1 सीट जीतकर लोकसभा में आया है वो दूसरे लोगों से जो कम से कम 60 सीट जीत के आए हैं उनसे कह रहा है कि तुम लोग राजनीति नहीं समझते हो कि राजनीति कैसे होती है। उसके बाद ये बोला कि एसआईआर में जो धांधली हुई है इसके लिए हम चीफ इलेक्शन कमीशन को एक चीफ सीजेआई साहब को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक रिप्रेजेंटेशन देंगे, एक लेटर लिखेंगे। सीजीआई कह रहा है अबे एसआईआर को लेके इतनी पिटीशन पड़ी हुई है, हमने सबको सुन लिया है, सबका समाधान कर दिया है, सब डिसमिस कर दी गई हैं,
पास ऑन कर दी गई हैं, तुम अब फिर से हमको चिट्ठी लिखोगे। तो ये बंदा यही भूल गया है कि एसआईआर को लेके ऑलरेडी मैटर सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा चुका है और सेटल वहां पर साथियों करा जा चुका है। इसके बाद इसने ये बोला कि साहब मैं कोई भी गाली खाने पे बर्दाश्त करने को तैयार हूं, मैं कोई भी आलोचना झेलने को तैयार हूं, बनिस्बत शर्त एक है कि हम सबको भाजपा को हराने के लिए मिल के एक साथ काम करना चाहिए और मैं नीलकंठ की तरह नीला हो जाऊंगा गाली खा खा के, हमारी किसी की नहीं, अपने घटक दलों की। मैं नीला हो जाऊंगा गाली खा खा के, लेकिन मैं उफ नहीं करूंगा, खून का घूंट पी लूंगा, क्योंकि मुझे उस पार्टी को हराना है जिससे लोग नफरत कर रहे हैं और जिसके खिलाफ अब सब आक्रोश फैल गया है। लेकिन साथ में भैया समझा देना मुझे इसने बोला क्या है साथ में ये भी कह रहा है कि अगर हम सब मिल जाएंगे तो भाजपा को हराना बहुत आसान है, बाएं हाथ का खेल है, लेकिन ईवीएम के थ्रू चोरी हो जाएगी ईवीएम के थ्रू चोरी हो जाएगी, चुनाव जो होंगे उसमें बेईमानी होगी, वो निष्पक्ष होंगे नहीं, तो फिर हम हराएंगे कैसे। तो जो घटक दल है वो इससे बैठ के यूं पूछ रहे होंगे कि भाई एक बात बता दे कि तू कहना क्या चाहता है। उसके बाद इसने ये बात बोली कि साहब एक हम लोगों में बहुत कमी है, आप लोगों ने मेरी लड़ाई में मेरा साथ नहीं दिया और आप लोगों ने मुझे टारगेट किया, आप लोगों ने हमारी टांग खींची और ये हमें नहीं करना चाहिए। एसआईआर को लेके, वोट चोरी को लेके आपने हमारी मदद नहीं करी, आप हमारे साथ नहीं खड़े हुए। उसके साथ साथ जब इसने ये बात बोली कि साहब ऐसा है कि आप लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, आपने हमारी आलोचना करी, तो वेस्ट बंगाल को लेके इसकी एक क्लिप निकाल के लाया हूं, वो बस इतनी क्लिप देख लीजिए। और यहां पे बंगाल में टीएमसी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है। ऐसे लगता है कि टीएमसी बीजेपी के लिए रास्ता तैयार कर रही है। टीएमसी भी नफरत फैलाती है। टीएमसी ने भी आपकी सारी की सारी फैक्ट्रियां बंद करा दी। बेरोजगारी, बंगाल को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। और भ्रष्टाचार की तो बात ही नहीं शुरू की मैंने। नरेंद्र मोदी सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री है, तो यहां पे बंगाल में भी भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। शारदा स्कैम, 17 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा छीना, 1900 करोड़ रुपए उनके लिए उनको वापस नहीं दिए। रोज वैली चिट फंड स्कैम, 31 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा छीना, 6,600 करोड़ रुपए उनसे लिए। इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, झारखंड से कोयला और गुंडा टैक्स, ये टीएमसी की सच्चाई है भाई और बहनों। देखिए आप टीएमसी के लिए क्या बोल रहा था। उसके अलावा सीपीआईएम इस घटक दलों की बैठक में बैठने को तैयार नहीं थी, यह कहकर कि केरला के चुनाव में इस आदमी ने, अभी जो हुए विधानसभा के, इसने हमारी इतनी आलोचना की है, हमें बीजेपी की बी टीम बताया है, हम इसके साथ बैठने को तैयार नहीं है। सीपीआईएम कह रहा है हम इसके साथ बैठने को तैयार नहीं है। टीएमसी की ये ऐसी की तैसी चुनाव में कर रहा है। डीएमके बोल रहा है कि इसने दशकों पुराना हमारे साथ जो गठबंधन था वो तोड़ दिया और हम इसके साथ लोकसभा में बैठने को तैयार नहीं है। आपस में इनकी मध्य प्रदेश में राज्यसभा को लेकर जूते चल रहे हैं। घटक दलों को समझा रहा है कि अगर आप सब एक साथ नहीं आए तो हम बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे। साथ में ये भी समझा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ देश की जनता में बहुत आक्रोश है। साथ में ये भी समझा रहा है कि हम एक साथ आके बीजेपी को आराम से हरा सकते हैं। साथ में ये भी समझा रहा है कि ईवीएम के थ्रू चोरी हो जाएगी। ये कह रहा है कि एसआईआर को लेकर हमारी न्यायपालिका ने सुनी नहीं, और साथ में ये भी कह रहा है कि एसआईआर को लेकर
हम न्यायपालिका में एक चिट्ठी लिखेंगे। एक बात बस सच इसने लिखी है, बोली है कि मैं गाली खा खा के नीला हो जाऊंगा लेकिन मैं उफ नहीं करूंगा। तो 2004 में जो आदमी सांसद बना था नेहरू गांधी परिवार का, 22 साल बाद उसे समझ में आया है कि उसे गाली खाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।